समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर मोहतरम अखिलेश यादव साहब, आज़ाद पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद साहब, लोकदल के अध्यक्ष मंटू साहब, हमारे स्टेज पर क्योंकि बहुत से जिम्मेदार साहिबान बैठे हैं, लिहाजा अगर किसी एक साहब का भी नाम रह जाएगा तो ये बेअदबी होगी। लिहाजा मैं उन सबको इंतहाई अदब के साथ मुखातिब करते हुए आपको, अपने बच्चियों को, बहनों को, अजीज़ों को और वो जो यहाँ खाकी वर्दी में खड़े हुए हैं उनको भी मुखातिब करना चाहता हूँ। हंसता खेलता ये शहर था, सुनो भैया, सुनो वो भैया, सदियों की गुलामी का नमूना ये शहर, ये गुलामी की ऊंची मीनार, अय्याशियों के लिए बनाए गए ये महल, शहर वालों को दूर रखने के लिए बुलंद दीवारें, इस किले की याद मैंने तकरीबन 50 बरस आपको दिलाई है और इन 50 सालों में न जाने कितने लरसते हुए दिल और कितने ही टपकते हुए आंसुओं को अपनी हथेली पर लिया है। यही किले का मैदान था, यही अय्याश गाह थी, इसके सामने मेरा पूरा खानदान मौजूद था, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और यहीं मेरे सीने पर उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट जो के नवाबजादे भी थे, उनके साथ बदमाशों का एक टोला था। मेरे सीने पर इस तरह से तकरीबन 8-10 रिवॉल्वर घुसेड़ दिए गए थे, गोली चली थी, मेरे पैर पर गिरे थे तमंचे, लेकिन किसी हथियार से गोली बाहर नहीं निकल सकी थी। मैं जिंदा खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। इसी मैदान में जब सरकार बनी और हेलीकॉप्टर उतरा, यही जगह मैंने कहा था, रामपुर के लोगों, तुमने सुना है भगवान होता है, तुमने सुना है अल्लाह होता है, मैंने देखा है अल्लाह होता है, भगवान होता है। किसी से बदला नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा या रपट कायम नहीं कराई। गर्ल्स कॉलेज का दरवाजा आज भी गवाह है गोलियों के उन निशानों से जो उस वक्त गोलियां चली थी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। बचाने वाला तो वो था, लेकिन बहुत फायरिंग हुई थी, बहुत देर तक फायरिंग हुई थी, मार नहीं सके थे मुझे। और इसलिए नहीं मार सके थे कि कुदरत को आने वाले कल के बारे में कुछ फैसले लेना थे। हमारे और आपके बीच के उस अटूट रिश्ते को अमर बनाना था जो आज भी हमारे और आपके बीच कायम है। ये बुलंद इमारत जिसकी बुलंदी को देखा नहीं लोगों ने, ये खाना खुदा जिसको तकब्बुर का अगर जमीन और आसमान के बीच किसी को हक है तो मालिक हकीकी के अलावा किसी को तकब्बुर का हक ही नहीं है। लेकिन ये तकब्बुर की इमारत उस खाना खुदा की मीनार से ऊंची है, क्योंकि उस वक्त के हाकिम का तकब्बुर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के तकब्बुर से ऊंचा था। और उस वक्त मैंने इसी मैदान में आपसे वादा किया था कि एक ऐसी मीनार बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई इस तकब्बुर से ऊंची होगी
और वो मीनार मैंने बनाई। इसी मैदान में बारहा तुमसे कहा था कि तुम्हारे शहर को दुनिया के नक्शे पर लाऊंगा। तुम हंसे थे मेरे ऊपर, तुमने मजाक बनाया था मेरा, तुमने दीवाना और पागल कहा था मुझे, और इसलिए कहा था कि न मेरे पास कल कोठी थी, न कल बंगला था, ना आज है, न कल कोई शान और शौकत थी, ना आज है। एक सफेद कुर्ता, एक सफेद पाजामा और एक काली बंडी और टोपी के सिवा मेरे पास वो नहीं था जिससे मैं किसी को मरूब कर सकता, किसी को दबा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक धड़कता हुआ दिल था। तुम्हारी बदनसीबी की लिखी हुई तारीख मेरी आंखों ने पढ़ी थी। जब तुम्हारी असरतों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं थी, जब दम तोड़ देती थी असरतें यहां, और वो खास बात शाहबाद की लक्की कोठी जहां आजादी के बाद न जाने कितने कंकाल मिले। एक ऐसा था रामपुर, किसी को हक कहने की इजाजत नहीं थी, और उस वक्त का हाकम, उस वक्त का नवाब अपनी महफिल में अगर किसी को गधे का बच्चा कहता था, गोया उसे दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री दे दी जाती थी। यह था तुम्हारा नवाब, यह थी तुम्हारी तकदीर। 1857 में मेरठ से ज्याले निकले, अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए निकले, मुरादाबाद तक आए, और रामपुर की फौजों ने उनका कत्लेआम किया। ये मुजरिम ही मारते हैं, इन्होंने जुल्म किया है मुल्क के साथ। एक नहीं, न जाने कितने वाकयात इनके जुल्म के हैं जो आप भी जानते और हम भी जानते हैं। 1947 में नहीं, 1857 में हिंदुस्तान आजाद हो गया होता अगर गद्दारों की ये इमारतें न होती। 1857 की चिंगारी को बुझाने वाला यह खानदान 1947 में सफेद टोपी लगाकर कांग्रेसी हो गया। वो जो कल हाकिम था वो फिर हाकिम हो गया। लेकिन फर्क तो देखो रामपुर वालों, जिस नवाब के सामने तुम 7 बार झुककर सलाम करते थे, जब वो गोरी चमड़ी वाले के सामने जाता था तो 70 बार झुककर सलाम किया करता था। और तुम्हें बताया है मैंने, मेरी गलती है नौजवानों कि मैं बहुत दिन तक इन लोगों को तुमसे रूबरू नहीं करा सका। मैं नहीं चाहता था कि वो गलीज गर्द जिसे हमने अपने दामन से उड़ा दिया है, एक बार फिर वो लौट कर वापस आए। नवाब की कुर्सी 1857 के गदर को नाकाम करने, आजादी की पहली चिंगारी को नाकाम करने के एवज नवाब की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ने लगी। वो नवाब जिसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, उसे 2 लक़ब मिले, फर्जंद दिलपजीर और फर्जंद इंग्लिशिया। बाप का नाम नहीं, अंग्रेज के नाम से जाना गया यहां का नवाब। लेकिन रामपुर के साथ हुआ क्या? रामपुर के साथ यह हुआ कि जिस सड़क पर नवाब की गाड़ी चलती थी उस सड़क पर तुम नहीं चल सकते थे। जो दरवाजे बनाए गए थे उन दरवाजों से तुम नहीं निकल सकते थे। एक गेट था यहां पर जिसका नाम था शाहबाद दरवाजा, एक और दरवाजा था जिसका नाम था नवाब दरवाजा। वो इतने पतले बनाए गए थे कि सिर्फ नवाब की गाड़ी निकल सके, क्योंकि नवाब की गाड़ी के अलावा किसी के पास गाड़ी होना तो दूर की बात, मजबूत पैर भी नहीं थे। तो दरवाजे गिरा दिए गए।
आजाद हिंदुस्तान में गुलामी की निशानियां इसलिए नहीं गिराई गई कि उन दरवाजों से नफरत थी। आप आज शाम चले जाना, जब बच्चों का स्कूल छूटता है चले जाना, कितना बड़ा है ईदगाह गेट, कितना बड़ा बना है, लेकिन घंटों सवारियां वहां से नहीं निकल सकती। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वो दरवाजा नहीं बदला गया होता, बताओ तुम किस रास्ते से निकलते? आपसे पूछता हूं। अगर बाबेल न बना होता, तुम किस रास्ते से निकलते? बाबे निजात न बना होता, बाबे हयात न बना होता, जिंदगी का कौन सा रास्ता तुम्हें मैसर होता? इन गुनाहों की इतनी सजा दोगे हमको? आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से जो सड़कें मंसूब हैं, वहां की जमीनों की कीमत कैनॉट प्लेस की जमीनों से ज्यादा महंगी है। जहां यूनिवर्सिटी कायम हुई है, 5,000 रुपया बीघा जमीन लेने वाला कोई नहीं था। आज 50 लाख रुपया बीघा जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस बात की सजा दी है? किस गुनाह की सजा दी है तुमने हमें? दुनिया का कौन सा ऐसा इल्जाम है जो हम पर तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? कौन सा जुल्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? मैं और मेरे रफका बर्बाद कर दिए गए और तुम तमाशा देखते रहे। तुम्हारी आंखों में रहम का, दर्द का एक आंसू तक नहीं आया। मैं शर्मिंदा हूं, तुम हो ना। फातिमा जली का शौहर आज भी जेल में बंद है। मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद हैं, बिजनौर की जेल में बंद हैं, इसलिए कि उनके नाम चंद्रशेखर भाई आपके नाम से नहीं मिलते। अखिलेश साहब, उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है हमारी। जमाना याद करेगा और जमाने को याद रखना चाहिए कि हम उस अजदाद की नस्ल हैं जिसके सामने बादशाह होते हुए अंग्रेजों ने चांदी की थाल में लाल दुशाला उड़ाकर उसके 2 जवान बेटों को सर नाश्ते के लिए भेजे थे। हम वो हैं, हम वो नहीं हैं जिन्होंने गद्दारी की हो। हम जस्टिस बेग की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है, तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई एम ए जज नॉट अ बुचर। मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं। और यह कहकर जस्टिस बेग ने अदालत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं दी। लगी फांसी भगत सिंह। हम वो हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा लिबास क्या है, नकाब किस चेहरे पर है, लाउड स्पीकर कहां लगा है, आवाज कितनी है, और उलमा को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो, जुमेतुल विदा की नमाज घर में पढ़ो, ईद की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। ईद के मौके पर जामे मस्जिद की एक सफ नहीं भरी, ईदगाह में पक्का चबूतरा नहीं भरा,
आखिर इतना जुल्म क्यों? इस जाति की कोई वजह? मुल्क के चलाने वालों, हमारा कोई जुर्म? इसलिए कि ये वतन हमारा था। आज इसे अपना कहने का हक नहीं रहा हमारे पास। इसे मादरे वतन कहने का हक नहीं रहा आज हमारे पास। हमारी किराएदारी तक खत्म कर दी गई। मालिकाना हक खत्म हो गया। बापू, आपने रोका था हमें। मौलाना साहब, आपने रोका था हमें। सरदार पटेल जी, आपने रोका था हमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा था। मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए और बचे हुए लोगों के टुकड़े अब किए जाने की साजिश है। हम तो अपनी मर्जी से रुके थे, आप नहीं जा सकते थे, हम जा सकते थे। हमारे अजदाद अपने वतन के लिए रुके थे, हिंदुस्तान के लिए रुके थे, इसकी शान के लिए रुके थे। यहां की जमीन में अपना खून और पसीना बहाकर यहां के लिए उपजाऊ खेती उगाने के लिए रुके थे, मजदूरियां करने के रुके थे, टायर का पंक्चर जोड़ने के लिए रुके थे, आपकी मोटरसाइकिल संभालने के लिए रुके थे, आपकी कोठियों की बुनियादें खोदने के लिए रुके थे, आपकी कोठियां बनाने के लिए रुके थे, आपके घरों पर पोछा लगाने के लिए रुके थे, आपके घर खाना बनाने के लिए रुके थे, आपके यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए रुके थे। आपने हमसे मजदूरी का हक भी छीन लिया। आपने हमसे हमारी खुददार जिंदगी का हक छीन लिया। आपने हमारी आंखों के आंसू खुश कर दिए। कमजोर लोगों की दिलों की धड़कनों को खामोश कर दिया आपने। एक खौफजदा, ये एक ऐसा मैदान जिसमें अखिलेश यादव जी और इनके मरहूम वाली जब तशरीफ लाते थे तो जोश और नारों से यहाँ की दीवारें और इमारतें कांपा करती थी। आज सही में बैठे हैं लोग। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा, ये बगावत करने वाले हों। अरे ये निहत्ते हाथ, भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ। वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं हैं, मायूस जरूर हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया। जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ प्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या होगा गौ माता? कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक, और आज गौकशों की चांदी आई हुई है। सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है, और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछा रहे, वो दरी बिछा रहे। क्या होगा? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे प्यारे? डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है,
या गरीब को घर मिला हुआ है, दरोगा साहब जाते हैं, सीओ साहब तशरीफ ले जाते हैं, माशाल्लाह हैं भी आसमान छूने वाले। अल्लाह ने कदो कामत भी ऐसे ही शानदार दिया है, बड़े हसीन आदमी हैं। एसपी साहब भी हमारे बड़ी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। लेकिन एक कलेक्टर साहब हैं, उनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो गया? क्या कलेक्टर की सीट खत्म हो गई? रामपुर में ओहदा खत्म हो गया? डीएम तो लगता है कोई है ही नहीं। यहां या तो मशीन बरामद कर लाए, किस चीज की? झाड़ू देने वाली। रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी ने चुरा ली। चेयरपर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी थी ना हमारी है। 400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां, आप जो चाहो बरामद कर लो। एक मशीन क्या, वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो, भाई आपके कब्जे में है। रामपुर वालों, हम 4 साल तकरीबन रामपुर से दूर रहे, 3 बरस एक कोठरी में मैं, मेरी आने वाली नस्ल का जिम्मेदार मेरा बेटा, 8x11 की कोठरी में बंद थे। किसी को मिलने और आने की कैदी को इजाजत नहीं थी। एक बाप के लिए इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है कि उसी की नस्ल उसके सामने भीगी आंखें लिए बैठी हो और बाप उसकी कोई मदद न कर सकता हो। और 5 मीटर के फासले से मेरी अहलिया जिसकी मसनूई कमर पड़ी हुई है वो हो, जेल में गिरकर टूटी हुई हंसली हो, प्लास्टर चढ़ा हुआ हो, एक मग्गा दाल का पानी हो और गेहूं की वो सड़ी हुई रोटी जो तुम्हारी नाक तक नहीं जा सके, 27 महीनों तक हमारी वो गुजर रही हो। हमने क्या नहीं साथ हमारे लिए? क्या दिया था तुमने? एक वोट ही तो दिया था, लो उसका भी खत्म हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से छिन गया। बस एक चीज बाकी है कि अभी मैं शहरी हूं हिंदुस्तान का, मेरी वतनियत बाकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे अजदाद यहां की जमीन में दफन होने के लिए बचे थे। अगर ये जमीन हमें दफन होने के लिए, इससे हमारा हक वापस न लिया जाए, मुल्क के चलाने वालों, तुम्हारा ये एहसान भी कम नहीं होगा। हम बड़े लाचार हैं, अपनी औलाद की पैदाइश साबित नहीं कर सके। मां की कोख ये नहीं बता सकी कि उसका बेटा कब पैदा हुआ था। ये हमारी बदकिस्मती। नगर निगम का रिकॉर्ड हम सच्चा साबित नहीं कर सके, अस्पताल के रजिस्टर को हम सच्चा साबित नहीं कर सके, डॉक्टर के दिए हुए बयान को हम सच्चा साबित नहीं कर सके। बेटे का 2 बार एक्सरे हुआ हड्डियों का, उसे हम सही साबित नहीं कर सके। मैटरनिटी लीव, जो मां सरकारी नौकरी में, इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से बच्चियों को पढ़ाने वाली मां 1 बरस जेल में रही। यही दिया तुमने हमें, यही लौटाया हमें। हम तो बहुत रोए थे तुम्हारे लिए। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा टेक्सटाइल में जब मजदूरी करते थे तो हम उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़े होते थे। वो भी बड़ा सख्त जमाना था, नवाबी का उरूज था, कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीनें लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंजर था। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी और नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहें, वाह बहादुरों वाह।
वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह, मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवां मर्द की बहादुरी, मुबारक तुम्हें मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक ये बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को, देश की सरकार को, कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लकदक हो गए, लकदक हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो कहा भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह, हम मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत, और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए, वाह, 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500 की फौज। अरे नेक बख्तो, ये क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रखना, ये क्या कर रहे हो? गलियों में, गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। अरे क्या कर रहे हो? भाई आ जाओ यहां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहां आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट है मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। ये जरूरी थोड़ी है भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। अरे ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वकार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकार खत्म हो गया है। क्या कर रहे हो एसपी साहब? आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं, मशीन निकाल रहा है। अरे वाह वाह, फर्नीचर उठा रहा है। कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक के ट्रक, और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ गए, आजम भाई आ गए, आ जाओ आ जाओ। कोई 20 रुपए की अलमारी, कोई 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पॉलिश कराता था। ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उससे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। बच्चे पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ा रहा हूं, सब धर्मों के, सब जातियों के बेटियां पढ़ा रहा हूं, रह नहीं रहा हूं। पुलिस वालों गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना किसी एक बदनसीब की भी आंख पड़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो एक सीओ साहब थे, ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिए गए। कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे
या सिपाही हो गए। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। 2 बलात्कार में बंद हैं, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे, यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डालकर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगी सजाएं, देर लग सकती है, आहें रायगा नहीं जाएंगी। इसलिए जुल्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जिन गरीब घरों से तुम आते हो। तुम्हारे कांधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए लगे हैं। अगर कहीं ज़मीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से न कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। कि क्या इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए ट्राई दी थी कि हम गरीबी पर जुल्म करें, सख्ती करें, उनके साथ अन्याय करें? क्या अफसर साहब इसीलिए आप बरेली से तशरीफ लाए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद रहे हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। उस गरीब की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत है। हम आपके हर चीज का रिकॉर्ड रख रहे हैं। जितने दरवाजे तोड़े हैं आपने घरों के, हमारे पास सबके फुटेजेस हैं, सबकी वीडियोस हैं हमारे पास। दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर पके हुए खानों पर लाते मारकर उनके खानों को फेंककर बच्चों को भूखा रखते हो। यही है तुम्हारा फर्ज, यही है जिम्मेदारी। अरे डरो अपने मालिक से, डरो उस पैदा करने वाले से, और डरो उस काम करने वाले से जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि ये वर्दी तुम्हारी शान बनी है, ये सितारे तुम्हारी शान बने हैं। इसका अपमान मत करो। इन गरीबों पर, इन पर इतनी फौज, इतने बहादुर हैं आप, इतना डर गए इन गरीबों से। अखिलेश जी क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये देश? चंद्रशेखर भाई क्या हो रहा है? ये देश कहां जा रहा है? क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को, जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे, 9% वोट हुआ है पोलिंग स्टेशन से। ये बैठी हैं, इन्हें मार लो, जितना चाहो मारना है मार लो। नौजवानों मार लो इन्हें, दौड़ा दौड़ा कर मारो इन्हें, क्योंकि ये बुरके पहने हुए हैं, मारो। मैंने दुआ की है अल्लाह से कि अल्लाह हर शहर में एक चोर पैदा कर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, यूनिवर्सिटी बनाने वाला किताब चोर। अरे कोई शर्म हया तो करो। कहा ये मदरसे की किताबें हैं, उसमें रामायण भी थी। इस मदरसे में रामायण पढ़ाई जाती है भाई। मेरी कुर्सी के बराबर रखी हुई रामायण 2019 में जो किताबें लूट कर लाए थे, वही किताबें हम पर चोरी साबित कर दी। क्या कर रहे हो? अरे सरकारें तो बुराई कर सकती हैं, नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को वहां मत खड़ा करो जहां हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? इस वर्दी की लाज रखो, लाज रखो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहली मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा,
वो मुजरिम खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुज़दिली की वजह से। अब ये लाज रख लो, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं जो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज, ये कैसा लाउड, हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से। ये किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है। एसपी साहब देखो, ये देखो आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये आजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं। कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतरवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया।